हेड इंजरी में ही अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, फ्रैक्चर ऑफ स्कल। स्कल का अगर फ्रैक्चर होता है तो कहाँ कहाँ फ्रैक्चर हो सकता है, एक एक करके बात करेंगे। अगर मान लीजिए चोट के टाइम पे या एक्सीडेंटल इंजरी जो भी हो रही है उस टाइम पर अगर एंटीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर हो जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा और क्या क्या सिम्टम उसमें आएंगे। तो सबसे मोस्ट कॉमन इसका सिम्टम होगा, फीचर होगा इंटीरियर क्रेनियल फोसा के फ्रैक्चर का कि नोज से कोई भी फ्लूइड, ठीक है, प्लाज्मा फ्लूइड, ब्लड, किसी भी तरीके का जो फ्लूइड है वो कहाँ से बाहर आएगा, नोज से बाहर आएगा, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे, एंटीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर होगा तो इनको जोड़ने वाली जो क्रिब्रिफ्रॉम जो प्लेट है उसका ट्रॉमा होगा, उसमें फ्रैक्चर होगा, ठीक है। उसमें फ्रैक्चर होगा तो उसकी वजह से सेरेब्रो स्पाइनल जो फ्लूइड है यानी कि CSF है वो कहाँ कहाँ से बाहर आएगा। तो नोज से CSF की ओजिंग होगी जिसको आप राइनोरिया कह सकते हो। आँखों की कंजक्टाइवल लेयर में हेमरेज हो सकता है, तो सब कंजक्टाइवल हेमरेज, लॉस ऑफ स्मेल, सारे सेंसेशन चले जाएंगे। इंजरी अगर हुई है, ऑल्फैक्टरी नर्व अगर इंजर्ड हो गई है तो उस व्यक्ति को, चाहे आप उसके सामने छप्पर भोग रख दो, कोई भी पकवान रख दो, उसको किसी भी तरीके की सुगंध गंध किसी का भी एहसास नहीं होगा, पीपल इसके डायलेटेड रहेंगे। और अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई है तो हो सकता है आंखों से दिखना बंद हो जाए और आईज भी क्या हो जाएंगी, बाहर निकल आएंगी, प्रोट्रूड हो जाएंगी। ये सब कब होगा, जब उसके एंटीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर होगा। अगर मान लीजिए मिडिल क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर होता है तो फ्लूइड जो होगा वो ईयर और माउथ दोनों से बाहर आएगा। तो CSF की ओजिंग कहाँ कहाँ से होगी, ईयर से होगी, इसीलिए ओटोरिया कह सकते हैं इसको आप। फेशियल नर्व का पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है, सेवंथ नर्व फेशियल नर्व का पैरालिसिस हो सकता है। यदि सेफेनस साइनस का ट्रॉमा अगर हुआ है तो इसमें नोज से ब्लीडिंग होगी यानी कि एपिस्टेक्सिस होगा। CSF बाहर नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, नोज से ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ पर राइनोरिया CSF की ओजिंग हो रही थी एंटीरियर क्रेनियल वाले में। मिडल वाले में वो भी उस कंडीशन में जब अगर सेफेनस साइनस का ट्रॉमा हुआ तब, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का अगर फ्रैक्चर होता है तो यहाँ पे जो सब ऑसिपिटल रीजन है, ऑसिपिटल बोन के आसपास वाला जो भी रीजन है वहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा, हेमरेज होगा। इम्पोर्टेंट, यहाँ पर बेटल साइन आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, वाइवा में पूछा जा सकता है, या फिर AIPGT में यहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं। बेटल साइन क्या होता है, बेटल साइन आपको कहाँ पॉजिटिव मिलेगा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के फ्रैक्चर में। क्या होगा इसमें, अगर ब्लड का कलेक्शन हो जाता है तो जो मेस्टर्ड रीजन है ऑसिपिट के आसपास वहाँ के रीजन में बेटल साइन में क्या होगा, मेस्टर्ड रीजन में ब्लड का कलेक्शन और डिस्कलरेशन ऑफ स्किन वहाँ देखने को मिलेगा। मेस्टर्ड रीजन का किस कंडीशन में होगा, अगर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर हुआ है तो, ठीक है। और जो नेप ऑफ नेक है, ठीक है, जो घाटा रीजन जिसको बोलते हैं वहाँ पे बोगी स्वेलिंग मिलेगी। 9th 10th और 11th नर्व इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो 7th फेशियल नर्व इन्वॉल्व थी, यहाँ पर 9 10 11 इन्वॉल्व है। और बेटल साइन आपको याद रखना है, पॉजिटिव मिलेगा कहाँ पे, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के फ्रैक्चर में। देखिए फिर उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ग्लासगो कोमा स्केल। अगर आपसे एग्जाम में क्रेनियल इंजरी का क्वेश्चन आया तो ये ही आपसे पूछा जाएगा और ये इंपॉर्टेंट आपको याद रहना चाहिए। तो हेड इंजरी को असेस करने के लिए हम ग्लासगो कोमा स्केल की हेल्प लेते हैं, GGC की हेल्प लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अगर ये स्कोर जो है मोर, हम एक करके देखेंगे कि इसमें कौन कौन से साइन हम देखते हैं। तो अगर स्कोर जो है मोर देन 7 आता है, 7 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब पेशेंट ज़्यादा सीवियर कंडीशन में नहीं है, क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है, पेशेंट सेटल है और उसकी जो प्रोग्नोसिस होगी वो भी गुड रहेगी। लेकिन अगर GGC जो है 7 या 7 से कम आता है तो पेशेंट जो है क्रिटिकल कंडीशन में हो सकता है, आपको उसको ICU में भी एडमिट करना पड़ जाए, ठीक है। तो इसके अंदर हम 3 मेन फैक्टर देखते हैं, मोटर, वर्बल और आई, यानी कि MVE, इन तीनों को मेजर करते हैं GGC से, ठीक है। तीनों के 5-5 पॉइंट होते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो आएगी वो 15 आएगी और मिनिमम GGC की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, क्योंकि एक एक को तो कोई फैक्टर होगा ही ना। अभी आपको डिटेल में और समझ आ जाएगा, अभी डिटेल में बात करेंगे इसकी। तो आपको मेन अभी इतना याद रखना है कि हम GGC में 3 फैक्टर्स को देखते हैं, मोटर,
वर्बल और आई रिस्पॉन्स। इन 3 रिस्पॉन्स को देखते हैं कि इंजरी के बाद मोटर रिस्पॉन्स कैसा है पेशेंट का, वर्बल रिस्पॉन्स कैसा है, आई रिस्पॉन्स कैसा है। तो जिसका मैक्सिमम स्कोर जो है 15 हो सकता है, मिनिमम स्कोर कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मोटर रिस्पॉन्स की। ठीक है, मोटर रिस्पॉन्स में क्या है, पेशेंट आपके पास आया, हेड इंजरी उसकी हुई, आपने जीजीसी काउंट करना उसका शुरू किया। सबसे पहले आप उससे जो भी कह रहे हो वो आपकी सारी बात सुन रहा है। जैसा आप कह रहे हो पैर उठाओ, हाथ उठाओ, वो सब कुछ कर रहा है, यानी कि ओबे डिमांड सारी सुन रहा है, उसको सब समझ में आ रहा है, मान भी रहा है, यानी कि पेशेंट परफेक्ट है। तो उसकी वैल्यू जाएगी 6। ठीक है, कहीं वो खुद से पेन बता रहा है कि मेरे हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, लोकलाइज कहीं पेन है, तो आप इसको स्कोर करोगे 5। विड्रॉल टू पेन, आपने हाथ लगाया तब पेन था, फिर जैसे ही हटाया नहीं था, विड्रॉल टू पेन, तो 4 जो है उसको स्कोर करोगे। फ्लेक्शन पर पेन हो रहा है तो 3, एक्सटेंशन हाथ पैर का एक्सटेंशन कराने पर पेन हो रहा है तो 2, और कुछ भी वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो नन यानी कि 1। ठीक है, इस तरीके से आपको उसको स्कोर करना है। फिर आएगा वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स में ओरिएंटेड है, यानी कि वो खुद से आपको बता रहा है कि मैं बाइक से जा रहा था, ऐसे में गिर गया, मेरा एक्सीडेंट हुआ और फिर मैं खुद ही उठ के यहाँ गया। सारा ओरिएंटेड है, खुद से सारा कुछ बता पा रहा है, तो आप स्कोर करोगे यानी कि अच्छी कंडीशन में, यानी कि स्कोर करोगे 5। कंफ्यूज है, हल्के चक्कर आ रहे हैं, ढंग से बोल नहीं पा रहा है, टका टक के बोल रहा है, 4 स्कोर करोगे। इनअप्रोप्रिएट वर्ड, कुछ बोल रहा है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ और बोल रहा है, 3 करोगे। इनअप्रोप्रिएट साउंड, इस तरीके की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है जो पता ही नहीं चल रही, जैसे पेन हो रहा है तो अलग तरीके से साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है, केवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो स्कोर करोगे। और कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, किसी भी तरीके का वर्बल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो नन यानी कि 1 स्कोर करोगे। फिर आता है आई स्कोर। तो ओपन, आंखों को स्पॉन्टेनियस जैसे भी रिफ्लेक्स आ रहे हैं, खोलता है, अच्छे से बंद कर रहा है, 4 स्कोर करोगे। कुछ उससे बात कर रहे हो तभी केवल आंख खोलता है तो 3 स्कोर करोगे। पेन आफ्टर ओपनिंग, ठीक है, आंखों को खोलने में पेन है तो 2 स्कोर करोगे, और किसी भी तरीके का आई रिस्पॉन्स नहीं है तो 1 जो नन है यानी कि 1 स्कोर करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप MVE को स्कोर करोगे। MVE में टोटल में मोटर रिस्पॉन्स में टोटल कितने वो होते हैं, 6 आते हैं, वर्बल में टोटल 5 आएंगे और आई में 3 आते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर मान लीजिए पेशेंट एकदम अच्छी खासी कंडीशन में था, कि जैसे कि ओबे डिमांड, मोटर रिस्पॉन्स एकदम बढ़िया अच्छा आ रहा है, वर्बल रिस्पॉन्स ओरिएंटेड 5 आ रहा है, आई वाला भी 4 आ रहा है, यानी कि टोटल कितना हो गया, तो मैक्सिमम इस पेशेंट का कितना हो गया, 15। कोई पेशेंट इतनी क्रिटिकल कंडीशन में आता है कि उसका मोटर रिस्पॉन्स भी नन है, वर्बल भी नन है और आई भी नन है, तो मिनिमम स्कोर कितना हो गया, 3। तो 3 to 15 जीजीसी हो सकता है, लेकिन जिन पेशेंट का 7 या 7 से ज़्यादा है वो अच्छी कंडीशन में, 7 या 7 से कम मिलेगा वो पुअर कंडीशन में, उनको क्रिटिकल इमरजेंसी, इमीडिएट इमरजेंसी में आपको शिफ्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जीजीसी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, एआईपीसीटी में भी पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फिर आपके पास कोई भी हेड इंजरी का केस आता है तो आप उसको पहले कैसे एग्जामिन करोगे। मान लीजिए कोई पेशेंट आया जिसको हेड इंजरी है, तो आपको हेड, किसी भी तरीके की हेड इंजरी या स्कल के फ्रैक्चर को देखने के लिए पहले क्या करना, हेड हेड पर हेयर्स होंगे, पहले उसकी शेविंग करानी है, हेड को पूरा शेव कराना है। फिर अगर आपको ओपन वुंड दिखाई दे रहा है तो उसको ड्रेसिंग कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करवाना है, स्कल का एक्सरे करवाना है किसी भी तरीके के फ्रैक्चर को मेजर करने के लिए। अगर पेशेंट कहता है कि उसकी नेक रिजिड है, ठीक है, और नी जॉइंट स्टिफ है, यानी कि कर्निंग साइन पॉजिटिव मिलेगा, आपको केसी में बताया था। तो नेक रिजिडिटी है, नी जॉइंट उसके जो है स्टिफ हो रखे हैं, कर्निंग साइन पॉजिटिव मिलेगा, तो हो सकता है उसको मेनिंजाइटिस हो। ये आप पढ़ोगे केसी में भी, मेनिंजाइटिस का इंपॉर्टेंट साइन होता है कर्निंग साइन, जिसमें नी जॉइंट स्टिफ मिलता है, नेक रिजिडिटी मिलती है। तो हो सकता है पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो गया हो, उसकी ड्यूरामीटर अरेक्नॉइड में इन्फ्लामेशन हो, तो इससे आप मेनिंजाइटिस को डायग्नोस कर सकते हो। इंजरी को आपको ढंग से ऑब्जर्व करना है, सीएनएस को एग्जामिन करना है, सारे रिफ्लेक्स दे करके, नी रिफ्लेक्स, एंकल रिफ्लेक्स, प्लांटर रिफ्लेक्स, सब कुछ करा के कि प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, मोटर सेंसरी रिस्पॉन्स प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को, पेशेंट बेहोश है, कितनी देर में होश में आ रहा है, वो सारा देखना है आपको।
लॉन्ग टाइम के लिए पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में अलाउ नहीं करना है, क्योंकि हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं ऑसिपिट रीजन में। यदि पेशेंट